Hello students, so in today's class we will study DNA fingerprinting. So come back resuming to the DNA fingerprinting after the very crucial topic of our chapter 6, the Human Genome Project. Now DNA fingerprinting is also a very crucial topic now. So this time we are going to study. So as I told you that 99.9% of the sequences in the human genome are same. ठीक है, हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सभी में 99.9% बेस पेयर्स या फिर सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं. सिर्फ डिफरेंस कितना होता है? 0.1. ठीक है, 0.1 का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे से अलग बनते हैं. सभी लोगों में एक दूसरे से यूनिकनेस आती है. बस डिफरेंस इतना होता है कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे कि मदर फादर सन, मदर डॉटर, तो उनमें थोड़ा ये होता है कि वो क्लोजली रिलेटिव होते हैं, उनमें थोड़ा कम डिफरेंसेस होंगे, जिससे हम पैटर्निटी मैटर्निटी को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और जो थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसका होता है या फिर अलग जो होते हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है. बट बेसिकली एवरीवन इज़ यूनिक. आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर सब लोग यूनिक होते हैं. ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो अलग बात है. एक ट्विंस भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल. तो फ्रेटर्नल ट्विंस की हम बात नहीं कर रहे हैं. फ्रेटर्नल ट्विंस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो कि एक ही सिंगल जाइगोट से बनते हैं वो अलग अलग होते हैं. राइट, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है. तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है, यानी कि जो हाथ के अंगूठे का जो छाप होता है या उंगलियों के जो छाप होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है, यहाँ तक कि सबका रेटिना भी अलग अलग होता है, सबके जो टंग प्रिंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. उसी तरीके से हमारा जो डीएनए होता है वो भी अलग अलग होता है. इसीलिए डीएनए का जो एक यूनिकनेस होती है डीएनए की सभी के अंदर, उसी को ही हमने कहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इसमें होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये डिफरेंसेस जो होते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस में, ये सभी इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं, एक पर्टिकुलर फिनोटाइपिक अपीयरेंस देते हैं. यानी कि हम देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें अच्छी बातें बताएंगे, ये हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगे. सो वी कैन सी एंड वी कैन जस्टिफाई पीपल कि हाँ ये तो वो थे ना जो उस शादी में मिले थे. देख के हम लोग मतलब पहचान सकते हैं. तो यूनिक एक बिहेवियर में भी अपीयरेंस यूनिक होता है सभी का. कोई थोड़ा गुस्से वाला होता है, कोई थोड़ा शांत होता है. ठीक है, फिनोटाइप की अपीयरेंस भी थोड़े अलग होते हैं. कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है, कोई मतलब सभी लोगों को हम पहचान सकते हैं अलग अलग. ठीक है, एक बार देखने से या दो बार देखने से. तो फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी सबका अलग अलग होता है. सो एज ए स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को. इतना भी बोरिंग नहीं है और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है. राइट, सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं, पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है, फिर चाहे वो कितनी भी पॉपुलेशन है, अलग अलग होते हैं. कहने का मतलब यही है. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 3 × 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जो डीएनए होता है उसमें. ठीक है, तो फिंगरप्रिंटिंग जो होती है इसकी बहुत ही एक क्विक वे है ये पता लगाने का कि जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो 2 इंडिविजुअल्स के वेरी कर रहे हैं या फिर सिमिलर हैं, ताकि हम पता लगा सकें. बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं. फॉरेंसिक में यूज़ होता है, पैटर्निटी या फिर मैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है. कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है और उसका
उस मदर का या फादर का, मतलब फादर का बेसिकली नहीं पता होता है कि कौन है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि डीएनए मैच करके दो लोगों का पता लगा सकते हैं कि जिससे डीएनए मैच हो जाता है वही उसके ब्लड रिलेशन में है, राइट। तो ये इसके क्या हैं, यूजेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो होते हैं कुछ ऐसे हमारे रीजंस होते हैं जिसमें हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है, एक लॉन्ग पॉलीमर है डीएनए, और उस लॉन्ग पॉलीमर में सिर्फ 2% डीएनए जो होता है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, लेकिन बाकी का जो डीएनए होता है वो क्या करता है, खुद को रिपीट करता रहता है। जो रिपीट खुद को करता रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। और कुछ ऐसा स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है जो कि कई बार रिपीट करता है, 100 से 1000 टाइम्स भी रिपीट करता है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ये हमारे जीनोम का बल्क होता है। बल्क यानी कि 98% होता है, ओनली 2% जो होता है वो कोडिंग होता है, बाकी जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ये सारा इस तरीके का डीएनए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पीक्स आती हैं डेंसिटी ग्रेडियंट पे। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो डेंसिटी ग्रेडियंट पे डिफरेंट पीक्स आती हैं, क्योंकि जो बल्क डीएनए होता है वो मेजर पीक्स फॉर्म करता है और स्मॉलर पीक्स को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो जो छोटा वाला डीएनए होता है जो स्मॉलर पीक्स को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब डीएनए दो तरह का होता है, एक तो वो होता है जिसमें एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होता है, एक दूसरा वो हो सकता है जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि या तो 80-80-80 GC, 80-80-80 GC, तो इसमें तो ये होगा एडेनिन थाइमिन रिच, ठीक है, या फिर ग्वानिन साइटोसिन रिच जिसमें GC ज़्यादा हो, 80 कम हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं कि जो लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। कौन कौन सी, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए होता है हमारे जो स्मॉलर पीक्स देता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स। तो ये जो डीएनए हमारा होता है, सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, सारा का सारा ये नॉन कोडिंग जो जीनोम होता है उसमें प्रेजेंट रहता है, और इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। क्या दिखाता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो सेम है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज है, ठीक है। तो किस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख सकते हैं, डीएनए जो होता है वो हमारे सभी टिश्यूज़ में होता है, फिर चाहे वो ब्लड हो, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, तो इंडिविजुअल के किसी भी पार्ट से डीएनए को लिया जा सकता है। और मतलब 2 इंडिविजुअल्स में जो डीएनए होता है कुछ डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, फोरेंसिक लैब्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, किसी ने किसी को मार दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके या तो बाल गिर गए हैं या फिर उसकी स्किन जो है वो उसकी जो जिसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी के नाखूनों में रह गई है, ठीक है। तो हम उससे हम पता लगा सकते हैं मर्डरर का, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होती हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स में है वो उनके बच्चों में भी जाएगी। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो डीएनए है वो मान लो किसी भी बच्चे का डीएनए है तो वो उसके पेरेंट्स कौन हैं, ठीक है, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग इसे बोलते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी बच्चे के रियल मदर और रियल फादर के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, राइट।
अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए में, उसको जेनेटिक मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी कि मैंने बताया था कि बहुत सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि स्निप्स, एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें वेरिएशन है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? किसी म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। और म्यूटेशंस की वजह से ये हमारे सोमेटिक सेल्स में भी हो सकता है, हमारे जर्म सेल्स में भी हो सकता है। सोमेटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी के जो भी सेल्स हैं वो सब सोमेटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को जनरेट कर सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो म्यूटेशंस जो होते हैं इसकी वजह से, यानी कि सडन चेंज जो होता है वो हमारे डीएनए में, उसकी वजह से हमारे कोई भी डीएनए का एक बेस पेयर भी अगर डिफरेंट हो जाता है तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को कोज करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कि जो अदर मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, तो उनमें रिप्रोडक्शन के थ्रू जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट हो सकता है। तो अगर इनहेरिट हो जाता है ये, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन, यानी कि मदर से अगर डॉटर में जा रहा है, फादर से अगर डॉटर या सन में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन। तो अगर ये जो चेंज है, ये जो डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉपुलेशन में आ गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में आने की इसकी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेबल म्यूटेशन, यानी कि ये इनहेरिट हो सकता है, ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी जा सकता है। तो जो इनहेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसी को ही हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी कि चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको ही हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये मैंने बताया था कि म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकता है और जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है, एक्यूमुलेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हायर होता जाता है, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन से अदर नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा, तो ये एक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये क्या बना लेता है? अपना एक जगह बना लेता है, किसमें? जो जीनोम होता है उसके अंदर। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसको स्टडी करके हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि जो जीनोम है वो किस तरीके से हमारा एक दूसरे के साथ डिफरेंट है, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं? देखिए, इसमें होता है एक वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, VNTR टेक्निक, ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि जो डीएनए की जो प्रोब होती है उसमें बहुत ही एक हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम VNTR प्रोब का क्या कराते हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं सेल में से। जब भी डीएनए को हम किसी सेल में से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इतनी बात क्लियर है। सेकंड जो होता है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए के लॉन्ग पॉलीमर को बीच में से इस तरीके से कट कर देते हैं और उसको बहुत ही छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो उस डीएनए को, जो हमने आइसोलेट किया है डीएनए को, उसको छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन जो है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका ये है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है,
ये डिवाइस होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में कुछ वेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हम इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं, और यहाँ पर ये जो इसका बेस मटेरियल होता है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस से, जिसे हम बोलते हैं एगारोस जेल, राइट। तो ये एगारोस जेल जो होता है ये एक सीव की तरह से वर्क करता है। तो जब वेल्स के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डीएनए के डाल दिए जाते हैं, देखिए कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये जो रेड कलर के हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं किसके, डीएनए के, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये एगारोस जेल में इस तरीके से मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, कैथोड, नेगेटिव क्या है, एनोड। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए ये हिस्टोन के साथ भी बाइंड होकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है, राइट। याद आया होगा कुछ आप लोगों को। तो ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है, और जैसे जैसे ये मूव करता है तो पीछे की तरफ क्या रह जाते हैं, बड़े सेगमेंट्स रह जाते हैं, और आगे की तरफ मूव करते हैं छोटे सेगमेंट्स। क्योंकि जो इसका मीडियम होता है एगारोस जेल, ये एक सीव की तरह से एक्ट करता है, और ये क्या करता है, अलाउ करता है ऐसे सेगमेंट्स को जो कि छोटे होते हैं या फिर जिनका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग डीएनए की फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। किससे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, राइट। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफरिंग यानी कि ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग जो होती है बेटा उसको हम साउदर्न ब्लोटिंग भी बोलते हैं। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, एक नायलॉन शीट होती है, ठीक है। नायलॉन शीट को हम इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करते हैं, और जो भी हमारे डीएनए की फ्रेगमेंट सेपरेट हुई हैं वो इस शीट के ऊपर आ जाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि एगारोस जेल मीडियम से उस नायलॉन शीट के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लोटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ब्लोटिंग जो है इसका मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नायलॉन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज। तो नायलॉन की शीट को जो है हम ये जो हमारी एगारोस जेल प्लेट होती है इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हमारी शीट के ऊपर सारे के सारे जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। ठीक है, तो VNTR यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वाली जो प्रोब होती है उसको लेबल करने के बाद हम उसको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है उसको हम हाइब्रिड कराते हैं। हाइब्रिड यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सेगमेंट होती है वो उसको हम क्या कराते हैं, एम्पलीफाई कराते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं। ठीक है, जब हम हाइब्रिडाइज कराते हैं तो हम डिटेक्ट करते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जैसे कि फिगर नंबर 6.16 में आपको दिखाई दे रही है। तो ये तरीका होता है, ये बेसिकली ये 6 स्टेप्स होते हैं किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। फर्स्ट इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम डीएनए का आइसोलेट करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद सेकंड इज़ डाइजेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए की लॉन्ग फ्रेगमेंट होती है उसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के इस लॉन्ग फ्रेगमेंट को छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डिवाइस होती है उसके वेल्स में हम डीएनए के इन फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं। उसमें एगारोस जेल होता है, उस एगारोस जेल मीडियम के थ्रू जो डीएनए सेगमेंट्स होती हैं वो पास होती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जब कैथोड टू एनोड पास होती हैं तो बड़ी बड़ी सेगमेंट्स तो पीछे ही रह जाएंगे, सिर्फ छोटे छोटे सेगमेंट्स आगे चली जाएंगे। तो इससे सेपरेशन हो जाता है किसका, डीएनए की फ्रेगमेंट्स का। उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र को बोलते हैं ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होती हैं उसके ऊपर हम नायलॉन शीट को रखते हैं, तो नायलॉन शीट के ऊपर चिपक जाती हैं हमारी सारी के सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है,
उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स का हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, किससे, वीएनटीआर प्रोब के थ्रू कराते हैं। उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हाइब्रिड जो फ्रेगमेंट्स होती हैं डीएनए की, उसको हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि जो जीन है उसमें जो हमारे बेसिस हैं वो बेस पेयर्स हमारे मतलब जो हमारे एक्चुअल बेस पेयर्स होते हैं वही लगे हैं, या फिर जो रेडियो एक्टिव बेस पेयर्स हैं वो लगे हैं। अगर रेडियो एक्टिविटी उसमें पाई जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस किसका होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है। ठीक है, यही पीसीआर टेक्निक में भी यही प्रोसेस यूज़ की जाती है। वो हम लोग आगे सब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है पेरेंटल क्रोमोसोम और दूसरा वाला है मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 7 ले रखा है, दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 2 जो येलो कलर का है, क्रोमोसोम नंबर 16 जो कि ब्लू कलर का है। तो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का हमने क्या कराया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए को एम्पलीफाई कराया है। तो इसमें हम क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो इंडिविजुअल सी है उसका जो डीएनए है वो किसके साथ मैच कर रहा है, उसका डीएनए मैच कर रहा है बी के साथ, यानी कि उसका क्रोमोसोम नंबर जो 7 है वो यहाँ पर जब हम उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो उसका जो डेंसिटी आती है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेट जब हम करते हैं तो जो लार्जर पार्टिकल होगा वो ऊपर की जो स्मॉलर पार्टिकल होगा वो ऊपर की तरफ आएगा और जो लार्जर पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा। यानी कि जिस पार्ट में क्रोमोसोम के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, राइट, जिस पार्ट में डीएनए के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, सबसे ज़्यादा वीएनटीआर है, वो पार्ट सबसे नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं ये सबसे हैवी डीएनए है तो ये सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, ये वेल्स है तो ये सबसे नीचे की तरफ है। सबसे आगे की तरफ कौन सा जाएगा, वो जो सबसे छोटा होगा। तो क्रोमोसोम नंबर 16 में ये देखिए आप 2 ही चैम्बर्स को फिल कर पा रहा है ये, तो सिर्फ 2 ही टेंडम रिपीट्स हैं तो ये सबसे आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेक्निक से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसमें हम सिर्फ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट से ही पता लगा सकते हैं, या फिर जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है कितने नंबर कितना ज़्यादा रिपीटिशन हुआ है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है। क्लियर है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हैवी डीएनए जो है वो पीछे ही रह जाएगा, लाइट डीएनए है जो वो आगे आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये बेटा क्या करता है, इनहेरिट करता है। इनहेरिट यानी कि पेरेंट्स टू प्रोजेनी ये ट्रांसफ़र होता है। तो मान लीजिए कि ये जो सी है ये किसी चाइल्ड का है, ठीक है, किसी चाइल्ड का जीनोम है, और ये जो बी है ये उसके पेरेंट का है। पेरेंट में मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है। बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये फादर का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर 7 है तो वो क्रोमोसोम 7 में सबसे ज़्यादा रिपीटिशन है, सबसे ज़्यादा उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीटिशन है। ठीक है, सबसे बड़ा है तो ये हैवी होगा, तो इसलिए ये क्या है 11 नंबर पे आ रहा है। 11 से 10 नंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि 11 या 10 बॉक्सेस जो हैं ये इसमें क्या है फिल कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है इससे। दूसरा जो येलो वाला है ये 7, 8 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लाइट वाला है 16, तो ये जहाँ पर ये प्रेजेंट है वहीं पर ये भी प्रेजेंट है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जितना कर रहा है, जिस तरीके से कर रहे हैं इसके अलग अलग क्रोमोसोम, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। तो इसका मैच कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, ना कि ए के साथ।
और मान लीजिए कि अगर ये किसी क्रिमिनल का है, मान लीजिए कि ये किसी हम क्या कर रहे हैं, फोरेंसिक में है, फोरेंसिक वाला जो वो होता है कि किसी बॉडी के पास से कोई ब्लड का सैंपल मिला है या फिर किसी रेपिस्ट का सैंपल मिला है, सीमन का सैंपल मिला है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, विक्टिम की बॉडी के पास उस मर्डरर का या फिर रेपिस्ट का हमें सैंपल मिला है, और ये दोनों क्या हैं, एक तो ये और ये दोनों क्या हैं, हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर हमें डाउट रहता है, सस्पेक्ट। ठीक है, ए और बी क्या है, सस्पेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का भी डीएनए सैंपल लेंगे। ठीक है, और जो हमें बॉडी के पास से जो भी हमें मिला है, सीमन मिला हो या फिर ब्लड मिला हो या फिर हेयर फॉलिकल मिला हो, उसका भी हम डीएनए लेंगे। तो उसका डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा वो कराएंगे उसी टेक्निक से। क्या क्या टेक्निक होती हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आइसोलेट करेंगे डीएनए, आइसोलेट करने के बाद फिर उसके बाद हम उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से उसको कट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। सेपरेशन करने के बाद उसकी ब्लोटिंग करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर कौन सा डीएनए सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो क्योंकि डीएनए जो है वो हमें ऐसे खुली आंखों से तो नहीं दिखता है, ऑटो रेडियोग्राफी से ही दिखता है, राइट। तो देखिए सी का बी के साथ मैच हो रहा है, यानी कि जो हमें उस स्पॉट पे जो हमें जो भी सैंपल मिला था उसका जो डीएनए है वो हमारे बी सस्पेक्ट के साथ मैच कर रहा है। तो बी सस्पेक्ट जो है वो जेल में चला जाएगा, ए जो है वो घर चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात। होपफुली आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से होता है। बस जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है आप उसको लाइन टू लाइन लर्न कर लीजिए। बाकी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि हमारा पूरा पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बार बार रिपीट तो होता रहता है, लेकिन उसमें एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि अलग होता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, VNTR, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट रहता है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस इसके करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।